हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इसमें टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक मीट के बारे में। इससे पहले मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का एक और टॉपिक करवा चुकी हूँ और उसी में आप लोगों की डिमांड थी कि मैं इसके कुछ और टॉपिक्स करवा दूँ, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है एंड डिमांड हुई तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं इसके सारे टॉपिक्स कवर करवा दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। जनरल स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्योंकि हर किसी ने स्कूल में एथलेटिक मीट अटेंड करी ही है। बस इसको थोड़ा देख लेंगे कि कैसे इसे लिखना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एथलेटिक मीट होती क्या है। An athletic meet is a gathering where participants compete in a variety of sports such as track and field events, team sports like football, basketball, volleyball, and other individual sports like badminton, table tennis और swimming या इसके अलावा कोई भी और हो सकती है। यानी कि एथलेटिक मीट एक ऐसी गैदरिंग होती है जहां पर अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अब वो ट्रैक इवेंट्स भी हो सकते हैं, फील्ड इवेंट्स भी हो सकते हैं या कोई और गेम भी हो सकती है, कोई ग्रुप गेम भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल गेम भी हो सकती है। फिर आता है कि पर्पस क्या है, क्यों करवाए जाते हैं। द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले देयर स्पोर्टिंग टैलेंट्स, प्रमोट अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल एंड एनकरेज टीम वर्क एंड फेयर प्ले। तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। जैसे कि आपने देखा होगा जब स्कूल्स में भी एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज होती थी तो जब आप देखते थे प्लेयर्स को तो तब आपको पता चलता था अच्छा ये इतना अच्छा दौड़ता है, ये इतना अच्छा प्लेयर है। तो बच्चों को एक पहचान मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सके, अपना टैलेंट दिखा सके। इसीलिए ये सारी चीजें करवाना जरूरी होता है क्योंकि जब टीम में काम करेंगे तो एक टीम वर्क की भावना भी आएगी और हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल भी बनेगा बच्चों का। Athletic meet, also known as sports meet or sports day, is common at various educational institutions including schools, colleges and universities. यानी कि एथलेटिक मीट को स्पोर्ट्स मीट और स्पोर्ट्स डे भी बोला जाता है और इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अक्सर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, यानी कि साल में एक बार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। Athletic meet may be divided into two categories from the conduct and the organization point of view. ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरी में इसे बांटा गया है। पहली है स्टैंडर्ड एथलेटिक मीट और दूसरी है नॉन स्टैंडर्ड एथलेटिक मीट। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंडर्ड यानी कि जहां पर प्रॉपर रूल्स फॉलो होंगे। स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मीट इज अ मीट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ कॉम्पिटिशन। और नॉन स्टैंडर्ड होती है जहां पर इतनी ज्यादा सख्ती से रूल फॉलो नहीं होते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रूल्स बने हैं उस हिसाब से नहीं, जनरल रूल्स के हिसाब से ही स्पोर्ट्स वगैरह करवाए जाते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग पार्ट ऑफ एन एथलेटिक मीट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए प्लानिंग एंड प्रिपरेशन तो चाहिए होती है। अब ये तो इतने बड़े लेवल की स्पोर्ट्स मीट करवाना है तो वहां पर तो प्लानिंग प्रिपरेशन चाहिए ही। द असिस्टेंस एंड कॉपरेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स मीट। तो ये जनरल सी लैंग्वेज में लिखा गया तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं जब एथलेटिक मीट करवाई जा रही है। सुटेबल मंथ एंड डेट टू होल्ड एन एथलेटिक मीट, यानी कि प्रॉपर टाइमिंग हमें सेट करनी है। ऐसा नहीं है कि बरसात के दिनों में हम करवा दें फिर तो आधे इवेंट्स कैंसिल ही करने पड़ जाएंगे। तो फिर उसके लिए कि ऐसा महीना ढूंढा जाता है जब ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, उस हिसाब से। और डेट भी ऐसी कि कोई ऐसे एग्जाम ना हो बड़ा उस दिन, या फिर ऐसा मंथ ना हो जब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हो। तो ये सारी चीजें सोची जाती हैं। कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे और सिलेक्शन होता है एथलेटिक इवेंट्स का कि कौन कौन से करवाए जाएंगे, कितने ट्रैक इवेंट्स होंगे, कितने फील्ड इवेंट्स होंगे, कौन सी स्पोर्ट्स होंगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। सिलेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द चीफ गेस्ट कि कौन से चीफ गेस्ट को हम बुलाएंगे, कौन से अवेलेबल हो सकते हैं उस दिन इनॉग्रेशन के लिए, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसे बुलाया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इनॉग्रेशन के लिए अलग चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग को, और कभी कभी एक से ही करवा दिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स फॉर द मार्च पास्ट, हमेशा एथलेटिक मीट में पहले मार्च पास्ट होती है तो उसके लिए कौन से ग्रुप्स होंगे, फाइनेंसेस कितने हैं हमारे, क्योंकि कोई भी काम होगा तो उसके लिए पैसा तो लगेगा है ना। जो प्राइज के लिए हम खरीदेंगे, शील्ड खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, ट्रॉफी वगैरह के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, बैजेस वगैरह लगेंगे, उन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। तो देखेंगे कि कितने फाइनेंसेस हैं हमारे।
फिर काइंड ऑफ प्राइजेस टू बी परचेज, कैसे प्राइज खरीदे जाएंगे, ट्रॉफी होगी या शील्ड होगी या किस तरीके के प्राइज होंगे या कितना बड़ा प्राइज दिया जाएगा फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। रिफ्रेशमेंट क्या क्या होगी, पार्टिसिपेंट्स को भी रिफ्रेशमेंट दी जाती है और बाकी जो गेस्ट वगैरह होते हैं उनको भी दी जाती है, तो क्या क्या होगा उसमें, स्पेशल इन्वाइटीज कौन होंगे, इनको बुलाया जाएगा और कितने लोगों को बुलाया जाएगा। Then the work involved in the organization and the conduct of the sports meet may be divided into 3 heads. अब ये सारा काम जो किया जाता है इसे 3 heads में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्री मीट वर्क, यानी कि मीट ऑर्गेनाइज होने से पहले क्या क्या काम किया जाएगा। देन इज मीट वर्क, जब एथलेटिक मीट चल रही है तब क्या काम होगा। लास्ट इज पोस्ट मीट वर्क, यानी कि जब वो एथलेटिक मीट खत्म होगी तब क्या क्या काम होगा। तो प्री मीट वर्क में आता है, देयर शेल बी एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विच शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स मीट। सेवरल सब कमेटीज शेल बी फॉर्म्ड एंड वर्क अंडर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कि एक तो मेन कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी आगे सब कमेटीज बनाती है और उन्हें ड्यूटीज असाइन करती है। तो सब कमेटीज की क्या क्या ड्यूटीज होती है या वो सब कमेटीज आगे किन हिस्सों में बटी होती है। कमेटी फॉर द पब्लिसिटी, अब जब हमने सोचा है, जैसे हमारे स्कूल ने ही सोचा है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना कि हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी होते हैं, तो इस कमेटी का काम होता है कि वो डेट अनाउंस करें, कौन कौन से इवेंट्स होंगे वो अनाउंस करें, पोस्टर्स वगैरह जो भी बनेंगे जहां लगने के लिए वो, और किस किस यूनिवर्सिटी या स्कूल को मेल्स भेजने हैं, किन किन लोगों को बताना है, तो वो सारा काम इन लोगों का होता है। नेक्स्ट इज कमेटी फॉर ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि इनका काम होता है सिक्योर करना कि कौन सा इवेंट कहां पर होगा, किस ग्राउंड में होगा, वो ये तय करेंगे और अरेंजमेंट करेंगे कि ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के लिए अगर कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो लाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज कमेटी फॉर द ऑफिशियल्स, यानी कि जो भी ऑफिशियल्स होंगे जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स का ध्यान रखेंगे वो। कमेटी फॉर एकोमोडेशन एंड सीटिंग अरेंजमेंट, अब जो लोग आए हैं उन्हें ढंग से बैठाना भी है ताकि ऐसे हौच पौच ना हो जाए। अब इतने सारे लोग रहते हैं तो और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा तो ऐसे हौच पौच जैसा हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज के लिए भी कमेटी बनाई जाती है। रिसेप्शन के लिए कमेटी बनाई जाती है कि चीफ गेस्ट को कौन रिसीव करेगा, उनकी हेल्प कौन करेगा, उनके साथ साथ में कौन रहेगा, तो वो सारी कमेटीज होती हैं। कमेटी फॉर डेकोरेशन एंड सेरेमनीज, अब एथलेटिक मीट है तो थोड़ी बहुत सजावट तो अगर स्कूल में हो रही है तो स्कूल में, या फिर कहीं पर भी हो रही है तो वहां पर होते गेट सजाया होता है और जो मेन स्टेज होती है उसको इतने अच्छे से सजाया जाता है, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी फॉर परचेज ऑफ ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स, क्या क्या ट्रॉफीज अवार्ड्स होंगे और किस तरीके के होंगे, और शील्ड होगी, ट्रॉफी होगी, सर्टिफिकेट होगा, वो सारी काम जो होता है वो इन्होंने देखना होता है। रिफ्रेशमेंट के लिए कमेटी बनाई जाती है जो देखती है क्या ड्रिंक्स वगैरह हमें लानी है, पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या रिफ्रेशमेंट रहेगी, जो बाकी ऑफिशियल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अलग अलग लोगों के लिए क्या क्या रिफ्रेशमेंट रहेगी वो ये डिसाइड करते हैं। कमेटी प्रोग्राम, जो सारी प्रोग्रामिंग वगैरह चेक करते हैं, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी कमेटी होती है जो ये ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे, एक प्रॉपर डेकोरम जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मीट वर्क, तो मीट वर्क के दिन यानी कि जिस दिन एथलेटिक मीट होती है तब क्या काम होता है। ऑन द डे ऑफ एथलेटिक मीट ऑल द ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटिटर्स शेल रिपोर्ट वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एन इवेंट, उस दिन सबको ऐसे प्रॉपर टाइम पर आना होता है जो कि जनरल सी बात है। फिर ऑफिशियल्स आर गिवन बैजेस, कॉपीज ऑफ द प्रोग्राम एंड द कंसर्न स्कोर शीट, सबको बैजेस वगैरह दिए जाते हैं। जो डिसिप्लिन कमेटी के लोग होते हैं उन्हें अलग से बैजेस दिए जाते हैं, अलग अलग कमेटी के लोगों के अलग अलग बैजेस भी होते हैं या कभी सेम भी होते हैं, कुछ डिफरेंट कर देते हैं उनमें, मतलब जो भी प्री डिसाइडेड है उस हिसाब से होगा। और जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी जो कॉपी है जो भी कंसर्न है उन लोगों को दी जाती है और स्कोर शीट दी जाती है, यानी कि जो हमने बनाए होते हैं कि इस इवेंट को ये लोग जज करने वाले तो उन लोगों को वो चीज दी जाती है। द कॉम्पिटिटर्स आर गिवन द चेस्ट नंबर्स एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको चेस्ट नंबर्स, आपने देखा होगा जो एथलेटिक मीट वगैरह में कि उन्हें नंबर जैसा दिया जाता है, जैसे फिर नंबर से उन्हें बुलाया जाता है कि प्लेयर नंबर दिस, तो इस हिसाब से। फिर उसके बाद द स्पोर्ट्स मीट शेल देन बी स्टार्टेड विद एन ओपनिंग सेरेमनी विच यूजली कंसिस्ट ऑफ मार्च पास्ट ऑफ द एथलेटिक्स। फिर ओपनिंग सेरेमनी के साथ स्पोर्ट्स मीट शुरू करवा दी जाती है। ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। The chief guest receives the salute and makes the declaration of the meet by hosting the flag, oath taking by athletes। फिर उसके बाद क्या होती है, मार्च पास्ट होती है तो चीफ गेस्ट जो है वो इजाजत दे देता है कि हाँ अब जो है वो फंक्शन शुरू कर दिया जाए, और सबसे पहले एथलीट्स जो होते हैं वो ओथ लेते हैं और उसके बाद जो है जो भी आगे का कार्यक्रम होता है वो शुरू किया जाता है।
और एटलीस्ट 2 अनाउंसर्स रखे जाते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अनाउंस करना। वो हर इवेंट को अनाउंस करते हैं कि अब ये इवेंट होने वाला है, वहां पर होगा तो प्लीज वहां पर पहुंच जाइए। फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी वो अनाउंस करते हैं। तो इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी देख लेते हैं। टू अनाउंस रिजल्ट्स, स्कोर्स एंड परफॉर्मेंसेस, टू अनाउंस कॉल्स फॉर द इवेंट्स कि कौन सा इवेंट होने वाला है, टू इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटर्स किन किन लोगों के बीच में होने वाला है, देयर लेन्स एंड द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस एंड रिकॉर्ड्स कि कौन, जैसे अगर कुछ ट्रैक इवेंट हो रहा है तो कौन सा प्लेयर कौन सी लेन में दौड़ेगा, तो ये सारी चीजें भी वो लोग बताते हैं। और अगर किसी का कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड रहा होता है कि पिछली बार भी ये विजेता हुए थे, आपने सुना होगा, तो वही सारी चीजें जो हमने देखी हैं वो शब्दों के रूप में हमें लिख देनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ लिखना है आपको, बस एक जनरल सा पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम डिस्कस करेंगे सेरेमनीज परफॉर्म ड्यूरिंग मीट वर्क। तो सबसे पहले तो ओपनिंग सेरेमनी होती है, फिर विक्ट्री सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, असेंबली ऑफ द पार्टिसिपेंट आउटसाइड द एरेना, जो मेन वो होता है उसके आउटसाइड में सारे पार्टिसिपेंट इकट्ठे होते हैं। फिर चीफ गेस्ट आते हैं, वो वेलकम स्पीच देते हैं। फिर टीम्स का मार्च पास्ट होता है। फिर ऐसा देखा होगा आपने कि मार्च पास्ट करते करते आके वो जो एरिया होता है उसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर टीम मार्च इन एंड असेंबल इन द अरेना। फिर तब तक मार्च पास होता रहता है जब तक हर टीम का आखिरी बंदा वहां तक ना पहुंच जाए, तो तब तक मार्च पास होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वेलकम स्पीच होती है प्रेसिडेंट चेयरमैन के द्वारा। सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग यूनिट वो वेलकम करते हैं चीफ गेस्ट को और बाकी जो भी डिग्नेटरीज आए होते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं चीफ गेस्ट को कि मीट को ओपन करें और कुछ शब्द कहें। फिर वो आते हैं और ओपन करते हैं मीट को, बैलून्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं, कभी कभी क्रैकर्स भी बर्न किए जाते हैं। फिर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एंड टॉर्च रिले होती है एंड देन ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया। फिर उसके बाद क्या होता है, अलग अलग इवेंट्स करवाए जाते हैं। अब कुछ ट्रैक इवेंट्स होते हैं, कुछ फील्ड इवेंट होते हैं, कुछ बाकी इवेंट्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो ट्रैक इवेंट में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या क्या होते हैं। रेसेस होती हैं, स्प्रिंट रेस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, हर्डल रेसेस, रिले रेसेस, मैराथन, वॉक रन। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर कैसा होता है ये वो पूछा, इसलिए हम ज्यादा डीप में इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बस हमें जनरल सा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गेम्स इवेंट्स होते हैं। फील्ड इवेंट्स में थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं और जंपिंग इवेंट्स होते हैं। थ्रोइंग में डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है, हैमर थ्रो होता है, शॉर्ट पुट थ्रो होता है, और जंपिंग में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वोल्ट ये होता है। और बाकी इवेंट्स में डिकैथलॉन और हेप्टाथलॉन होता है। ये जब हाईली स्टैंडर्ड जो एथलेटिक मीट होती है वहां पर ऑर्गेनाइज होते हैं। स्कूल लेवल पर ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करवाए जाते, यानी कि जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं तब होता है। इसमें डिकैथलॉन होता है मेंस इवेंट, जिसमें 2 डे प्रोग्राम होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, स्विमिंग वगैरह भी होती हैं, रेसेस वगैरह भी होती हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है कि फर्स्ट डे पर ये इवेंट्स होंगे और सेकंड डे पर ये वगैरह। और उसी तरीके से हेप्टाथलॉन जो होता है उसमें विमेंस के इवेंट होते हैं 2 डे के लिए। फिर नेक्स्ट आती है विक्ट्री सेरेमनी। जब ये सारे इवेंट्स हो जाते हैं, जो भी स्पोर्ट्स होने होते हैं वो हो जाते हैं, फिर उसके बाद विक्ट्री सेरेमनी होती है। उसमें द विक्ट्री सेरेमनी ऑफ द इवेंट शुड बी डन ऑन टाइम, वो टाइम पर करवाई जानी चाहिए। द अनाउंसर होता क्या है इसमें, अनाउंसर अनाउंस करता है मेडल विनर्स को एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द सेरेमनी एंड ऑल्सो पर्सन टू एस्कॉर्ट हिम और हर। और एक बंदा होता है जो गेस्ट ऑफ ऑनर को लेके आता है और फिर वो प्राइजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले 3rd प्राइज दिया जाता है, ये आपने देखा ही होगा। फिर 2nd प्राइज मिलता है एंड देन लास्ट में 1st प्राइज मिलता है। और कभी कभी इस सेरेमनी के दौरान म्यूजिक भी बजाया जाता है। फिर उसके बाद जब सारे इवेंट्स हो गए, विक्ट्री सेरेमनी हो गई, फिर उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी होती है। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है, फिर से सारी टीम्स को असेंबल किया जाता है, असेंबली ऑफ द टीम्स। फिर चीफ गेस्ट एड्रेस करते हैं सबको, फिर रिपोर्ट क्या होती है वो बताई जाती है। फिर डिक्लेयर किया जाता है कि अब एथलेटिक मीट जो है वो क्लोज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। फिर फ्लैग को लोअर कर दिया जाता है, लोअरिंग ऑफ फ्लैग एंड हैंड ओवर टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। फिर उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होता है और फिर उसके बाद फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है और एक छोटा सा गेट टुगेदर काइंड ऑफ होता है और सबको रिफ्रेशमेंट दी जाती है। ये हो गया क्लोजिंग सेरेमनी में जो जो इवेंट्स होते हैं। इनको आप और ज्यादा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, मैंने बेसिक आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज पोस्ट मीट वर्क। जब मीट खत्म होगी उसके बाद क्या काम होता है, क्योंकि मीट खत्म होने के बाद भी कुछ चीजें करनी होती है। तो क्या करनी होती है, एट कंक्लूजन ऑफ द कॉम्पिटिशन फाइनल रिजल्ट शुड बी टेबुलेटेड। जो भी फाइनल रिजल्ट होते हैं उन्हें टेबुलेट किया जाता है, क्योंकि रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है कि कौन से स्ट्रेंथ वाले एरियाज रहते हैं, कहाँ पर किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया।
तो वो सारी चीजें देखी जाती है। और जो भी ये कंपाइल्ड रिजल्ट होते हैं वो कोचेस को, मैनेजर्स को, कैप्टन्स को दे दिए जाते हैं और न्यूज़पेपर वालों को दिए जाते हैं, ताकि न्यूज़पेपर में वो पब्लिश किया जा सके कि कौन सी टीम जीती है, किस खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। इससे एक तो पब्लिसिटी भी होती है और दूसरा जो प्लेयर्स होते हैं उनकी हौसला अफजाई भी होती है, तो उसके लिए ये जरूरी होता है। फाइनल रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन डिटेल एंड सबमिटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह बोरो किए होते हैं वो रिटर्न किए जाते हैं टाइम पर। फिर उसके बाद लेटर ऑफ थैंक्स एंड एप्रिसिएशन जो है वो भेजे जाते हैं ऑफिशियल्स को, ऑर्गेनाइजर्स को, और जो भी रिलेटेड एजेंसीज होती है जिन्होंने हेल्प की होती है, स्पॉन्सर किया होता है या वैसे कुछ हेल्प की होती है, ताकि ये इवेंट जो है वो सक्सेसफुल तरीके से करवाया जा सके। और ऐसे पूरा इवेल्युएट किया जाता है कि कहाँ पर कुछ अगर कमी रह गई थी तो नेक्स्ट टाइम उसे सुधारा जा सके। तो वो सारी चीजें पोस्ट मीट वर्क में होती हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एथलेटिक मीट। एथलेटिक मीट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो मैंने आपको करवाए थे वो भी लिख सकते हो, क्योंकि वो सारे इसके इंपॉर्टेंस है। जैसे टीम स्पिरिट आती है बच्चों में, अब ग्रुप में खेल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, 2 दिन अगर चल रही है एथलेटिक मीट या कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है टीम स्पिरिट आएगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, फिजिकल फिटनेस आएगी बच्चों में। ये सारे पॉइंट्स जो है वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज ये सिंपल से हैं और मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। स्किल डेवलपमेंट, स्ट्रेस रिलीफ, सोशल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चों को, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन की भावना आती है, सेल्फ स्टीम आता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चों का। तो इसीलिए जरूरी है कि टाइम टाइम पर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस एथलेटिक मीट करवाते रहें, ताकि बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो अपने टैलेंट को शो कर पाए, उन्हें कुछ और सीखने का मौका मिले और उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ जो है वो और ज्यादा अच्छी हो पाए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।